जब दो वेव सुपरपोज एक दूसरे को करती हैं। कल की जो मैथमेटिकल एनालिसिस थी उसमें हमने दो वेव के डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड को सेम लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पर जो इंटेंसिटी का रिजल्ट हमें मिल रहा था वो क्या था कि इंटेंसिटी वाज इक्वल्स टू आई नॉट एंड cos स्क्वायर फाई बाई 2, और ये कितनी थी 4 टाइम्स आई नॉट, जो हमने कल डेरिवेशन की थी कि जो इंटेंसिटी पहले आई की थी सुपरपोज होने से पहले दोनों डिफरेंट वेव की, एक की आई दूसरे की भी आई, कंबाइन जब हुए तो उनकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। कब? जब इनकी ब्राइटनेस कैसी थी? मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई नॉट जब उनकी एम्पलीट्यूड सेम था। Now this time we will again take the displacement of one wave. Let's say it is a naught sin omega t। कल हमने cos का लिया था कॉन्सेप्ट, तो आज sin का लेके समझ लेते हैं। आपको ये बात पता है कि जो वेव इस sin के फंक्शन में रिप्रेजेंट की जाए उस वेव को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है हार्मोनिक वेव। दूसरी वेव वो भी हार्मोनिक है क्योंकि वो भी साइन कोसाइन इन सब का फंक्शन है। साइन ओमेगा टी, सपोज करो कि इन दोनों वेव में कुछ फेज डिफरेंस है। जब दो वेव में फेज डिफरेंस होता है तो उसके डिफरेंट केस हमने देखे थे, एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और एक दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस की कहानी में पता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, है ना, तीनों मल्टीपल। तो फेज डिफरेंस होता है। अब ऐसे केस में जो दोनों वेव हार्मोनिक है, हमें ये बात पक्की पता है कि दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है ये पाई, ये कैसा रहना चाहिए? तो आंसर है कांस्टेंट। तब जाकर ये वेव कैसी होगी? कंसिस्टेंट, और तभी हमें क्या मिलेगा? सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, तो इनको सुपरपोज करते हैं तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो आंसर है कि y1 प्लस y2 दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। कितना होगा? a1 sin ओमेगा t प्लस y2 a2 sin ओमेगा t प्लस। अब यहाँ पर हम a को कॉमन नहीं ले सकते कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते। यहाँ पर जो इनका कोफिशिएंट है कांस्टेंट, वो दोनों अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर हमारी दूसरी अप्रोच क्या होगी? a1 sin ओमेगा t as it is a2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आंसर है sin a cos b प्लस, फिर तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस sin b cos a, ये फॉर्मूला होता है ना। यहां पर जिसमें sin ओमेगा t आता है उसमें से sin ओमेगा t कांस्टेंट ले लो, कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? a1 प्लस वहां पर a2 cos फाई है। नेक्स्ट वो वाला सेम। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझे और पहचाने। एक चीज देख सकते हैं हम कि यहाँ पर ये जो टर्म है दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये कांस्टेंट है इसलिए पूरा का पूरा मैंने एम्पलीट्यूड में उठा लिया, और ये भी एक कांस्टेंट है इसीलिए ये भी क्या ले लिया मैंने? एम्पलीट्यूड। दो एम्पलीट्यूड, और ऐसे में वेव नहीं बनती।
हमें नेट डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एम्पलीट्यूड और एक हार्मोनिक फंक्शन मतलब कि साइन फंक्शन होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? लिसन, इसमें हम दोनों एम्पलीट्यूड को क्या लेके चलेंगे, ध्यान से समझना। तो हम ये कर लेते हैं कि लेट a1 प्लस a2, आंसर तो यहीं पर आ चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म में इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब हम करने जा रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास लिखा हो कि 5x² माइनस में 2 = 0 या फिर = 2, इसको इस फॉर्म में शो करना है तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 5x² माइनस 2 नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 0 × x माइनस 2 या फिर प्लस कर लो, पहले x² का फिर x⁴ का फिर x⁴ है ना। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है कि इस नेट डिस्प्लेसमेंट को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके लिए यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि लेट a1 + a2 cos phi, ये है एक एम्पलीट्यूड लेट्स में से cos थीटा, जो फेज डिफरेंस है इसमें phi, उसी को हमने थीटा के फॉर्मेट में लिख लिया। दूसरा a2 sin phi, अब जो फेज डिफरेंस यहाँ पर है उसको हम थीटा की टर्म में फिर से लिख देते हैं, और ये दोनों एक ही है, फेज डिफरेंस और ये थीटा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में लिखने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट को फिर से लिखो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या चीज है, a cos phi sin omega t, a cos थीटा sin omega t प्लस a, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a sin थीटा cos omega t। अब माना क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन है, ये पहले वाले की तरह हुई, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड सेम कॉमन है, उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। So it will be a cos थीटा sin omega t प्लस sin थीटा cos omega t। ये क्या फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला cos a मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इस फॉर्मूले के पैटर्न को मैं लिख सकता हूं a sin omega t प्लस थीटा sin a cos b प्लस cos sin। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। ये क्या शो करती है? आंसर है net displacement of the two waves which are superposed to each other. These waves are also harmonic wave. Yes? यहाँ से एक प्रूफ मिल गई, हाँ सुपरपोज होने के बाद भी वेव कैसी है, हार्मोनिक। अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे लास्ट इक्वेशन में जो हमने कल की थी उसमें इंटेंसिटी का रिलेशन बनाया था, हम एक रिलेशन यहाँ से भी बना सकते हैं। वो कहाँ से बनेगा? तो आंसर है वो बनेगा यहाँ से। जिस टर्म को हमने लेट किया है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लाना था, इसलिए हमने इसको अजम्पशन लिए कि लेट कर, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको इंटेंसिटी के फॉर्मेट में शो करना है, देखो कैसे करेंगे। हम इनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इन पूरे का स्क्वायर, तो आंसर है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा a1² प्लस a2² cos² phi। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? तो आंसर है हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होती है?
इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या इसको अगर ऐसे लिखें तो एक कांस्टेंट ए स्क्वायर। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रखता है इक्वल्स टू एक कांस्टेंट साथ में हम इसके स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 cos phi इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर phi थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ, दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा a1 स्क्वायर एज इट इज प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से a2 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, इसको ऐड करेंगे तो दोनों हो जाएंगे 1, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा प्लस यहां पर और कोई टर्म तो है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगी 2a1 a2 cos phi, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहां पर हम इस नेट एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं, नेट इंटेंसिटी क्या होगी a1 का स्क्वायर मतलब i1 प्लस a2 का मतलब i2। और ये कौन है, जो दो वेव चल के आ रही है, ये उसकी इंटेंसिटी और ये दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 a1 की वैल्यू बताओ, यहां से अगर a निकालते तो यहां क्या आ जाएगा रूट में r, सो ये हो जाएगा रूट i1 i2 cos phi। तो यहां से ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट इंटेंसिटी को शो करता है, कैसे कैसे करेगा भी हम इसको समझते हैं। यहां ध्यान समझना, अब जब दोनों वेव चल के आ रही हैं, क्या उनका एम्पलीट्यूड इस केस में सेम था, तो आंसर है नहीं था, इसीलिए यहां पर ऐसे केस बन रहे हैं। अगर सेम होता तो कैसा केस बनता, सुनो, अगर i1 i2 सेम है, सपोज दोनों की इंटेंसिटी सेम है, क्या होगा केस 1, तो नेट i हो जाएगा 2i और ये 2i स्क्वायर, ये भी 2i और वो cos phi कितना हो गया 4i। तो हुई ना, जो ये ऑरिजिनल थी, और इसका मतलब कि जो नेट इंटेंसिटी है वो ऑरिजिनल वाले की 4 टाइम्स हो गई। अच्छा, तो यही तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि वो 4 टाइम्स हो गई थी। यहां पर ये phi का फंक्शन क्या शो करता है, ये phi शो करेगा हमें कि जो वेव है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब मिलेगी, उसमें कब कब मिल रही थी, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पर मिल रही थी। अब वहां पर क्या था, हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें था कि नेट i वाज इक्वल्स टू 4 टाइम्स i नॉट cos स्क्वायर phi बाय 2, वहां पर वो था, और यहां पर डायरेक्ट cos phi है। क्या दोनों सेम है क्या अलग अलग, तो अभी पता लग जाएगा। ये देखो, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब मिलेगी, जब cos phi कितना होगा 1। ठीक है, अब phi की वैल्यू बोलो 1 कब आएगी, यूनिट सर्कल से हम समझ सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम हमने बताया था। यहां पर 0 का फेज होगा, पाई 2 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, 6 पाई का होगा। तो यहां पर जो बेस है वो 1 है, क्या था लास्ट टाइम हमने, तो यहां पर 1, यहां पर -1, यहां परपेंडिकुलर 1, यहां परपेंडिकुलर -। लेकिन cos में क्या चाहिए हमें, cos में चाहिए बेस, और बेस कब कब 1 है, केवल इसी साइड पर। और यहाँ पर कौन कौन से पाई है, कौन कौन से फेज डिफरेंस है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यही तो है ना। तो phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 0 होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए, 4 पाई होनी चाहिए। इस तरह से ये इवन मल्टीपल होनी चाहिए।
क्या ये दोनों अलग अलग थे? आंसर नहीं। लास्ट टाइम जब हमने ये फॉर्मूला रख किया तो वो भी सेम आंसर आया था और आज भी सेम आया। ये कब है? जब इंटेंसिटी दोनों की सेम है। ये वाला जो हमने आज केस डिराइव किया है, दिस इज जनरल केस। अब ये कंपलसरी तो नहीं ना कि इंटेंसिटी हर बार वेव की सेम अलग अलग भी हो सकती है। कितनी होगी अलग अलग? अगर आप यहां से समझते हो तो आपको सारा केस आ जाएगा। यहां पर कल वाला भी आगे जो हमने किया, अब कुछ नया लाना चाहते हो वो भी आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव भी बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाथ डिफरेंस को लेट्स से मैं लिखता हूं p। जैसे पाथ डिफरेंस क्या होगा? दो पाथ में डिफरेंस आया है रेट में। अच्छा 0 में 0 लैम्डा, हमें पता है कि 2 पाई में 1 लैम्डा, 4 पाई में 2 लैम्डा। याद है करता रिलेशन कि लैम्डा इक्वल्स टू में जब एक वेव यहां से हम कवर करती है, सपोज ये वेव है, ये यहां से यहां पर कितना होगा 1 लैम्डा। कितना फेज? ये पाई और ये 2 पाई, तो लैम्डा मीटर में 2 पाई है ना। ये वही तो चलता है कि लैम्डा है तो 2 पाई, 2 लैम्डा कर दिए तो 4 पाई, 2 लैम्डा 4 पाई। तो ये कैसे चलता जाएगा? ये चलता जाएगा m लैम्डा। ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल। हम यहां से डिस्ट्रक्टिव के लिए बना सकते हैं केस। यहां पर मेन क्या है? ये जो फेज डिफरेंस है इसके सामने ये वाली टर्म, ये पूरी क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही टर्म है। तो ये टर्म डिसाइड कर रही है कि ये जो फाई है फेज डिफरेंस, उसके चेंज होने से या उसके अलग होने से इंटेंसिटी कैसी कैसी आएगी। ब्राइट आएगी, मैक्सिमम आएगी कि कम आएगी, या डिम आएगी, या फिर कम होती जाएगी। हर एक पैटर्न जो कंटीन्यूअस में उसकी इंटरफेरेंस बनेगा उसको पता चलेगा। जैसे जैसे उसकी फेज डिफरेंस रहेगा वैसा वैसा इंटेंसिटी आती जाएगी। तो ये जो टर्म यहां पर मिली है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म। अच्छा फिर से, जब वेव की इंटेंसिटी या फिर कहें कि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, इंटेंसिटी भी अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड अलग होने से, तो इंटेंसिटी अलग अलग हो या ऐसा कहें कि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, तो उसके लिए हमने क्या किया? ये पूरी मैथमेटिक्स हमने साइन लेके किया, इसको कॉस लेके भी कर सकते हैं। बस फर्क पड़ता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो यहां पर आता है। फिर यहां पर शायद a1 a2 करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, फिर स्क्वायर करने पे ये दो है तो रिजल्ट वही आता है अगर यहां पर cos का डेरिवेटिव करें। ठीक है। सो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव when they are superposed to each other. Now let's go for another topic.